हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 74 आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंदर अपन जो सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है इसको तो अपन फिनिश करेंगे ही और साथ में अपन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर पर क्वेश्चन टिक करवाए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे, जितना भी अपने पास में टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन सरफेस टेंशन इसका बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, सरफेस टेंशन है, इसके अंदर मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है कि सरफेस टेंशन क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, सरफेस टेंशन का रीज़न क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद में अलग अलग जैसे बॉडीज ले ली, उनको लिक्विड के अंदर डुबो करके वापस बाहर निकालते टाइम अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ता है, यानी सरफेस टेंशन की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो जाता है और वो कितना फोर्स होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में दाब आदि के यानी एक्सिस प्रेशर है वो मैंने आपको समझा दिया है, सरफेस एनर्जी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है ना, और उसकी कई सारी जो एप्लीकेशंस है वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके, और इसके बाद में सरफेस एनर्जी के बाद में अपन ने एक्सिस प्रेशर को पढ़ा था, ये मैं आपको बता चुका, अभी मैंने आपको याद दिला दिया। और इसके बाद में अपन ने जो सरफेस एनर्जी के बाद में अपन ने जैसे कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल, आसंजक बल, ये अपन ने पढ़ लिए। संपर्क कोण क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और इसके बाद में जो नवचंद्र की आकृति है वो किस प्रकार से डिसाइड की जाती है ये मैं आपको अब तक बता चुका हूँ भाई। तो कई सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के लास्ट में अगर अपन बात करें तो नवचंद्र की आकृति के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है भाई एफ ए और एफ सी बाई √2 इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस स्थिति में नवचंद्र की आकृति कैसी होती है, कई सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। तो बच्चों आज के लेक्चर में सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं केशिका उन्नयन का फॉर्मूला यानी कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आज, इसको बोल देते हैं केशिकात्व यानी कैपिलरी एक्शन क्या होती है भाई। कैपिलरी क्या होती है ध्यान से देखना, देखो कांच की बनी कोई भी एक ट्यूब होती है जिसका जो व्यास होता है बहुत ही कम होता है, बहुत पतली नलिका होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केशिका, ये क्या होती है। कांच की बनी एक पतली नलिका होती है भी, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यदि इसको अपन किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोते हैं, जैसे मान के इसलिए अपन ने पानी के अंदर डुबो दिया, तो इस स्थिति में इसके अंदर पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, और यदि इसको आपने मरकरी यानी पानी के अंदर डुबो दिया तो इस स्थिति में मरकरी है वो नीचे की तरफ चला जाता है। अब ये कितनी हाइट गेन करता है पानी और कितनी डेप्थ तक जाता है पारा, ठीक है ना, ये एच की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है भी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से कोई भी केस नली है और इसको आपने ना किसी भी बर्तन के अंदर डुबो दिया और पता है इस बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ मान के चलेगा, इसके अंदर इस प्रकार से यूं पानी भरा हुआ है। अब ऐसा देखा जाता है कि इसके अंदर जो पानी होता है कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ करके नवचंद्र की आकृति कैसी बन जाती है, इसकी अवतलाकार बन जाती है। तो पानी इस प्रकार से ऊपर चढ़ करके अवतलाकार नवचंद्र का निर्माण कर लेता है। ये बात होगी भी कि इस प्रकार से अवतलाकार हो चुका है। अब यहां पर ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट कितनी देगी आपके पास, h हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास में कोई भी एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल बाहर की तरफ है,
इसका नाम हो जाएगा आपके पास एक बिल्कुल अंदर की तरफ है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा आपके पास है 2। एक यहाँ पर आपके पास है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास है 3 हो गया। और एक आपके पास है यहाँ पर हो जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे 4 बोल देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट 1 पर अपन प्रेशर की बात करते हैं, तो 1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा P0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा P0। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा P0। P0 क्या होता है आपके पास वायुमंडलीय दाब होता है। अब अगर अपन 2 पर बात करते हैं तो 2 पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 पे प्रेशर ज्यादा है कि 2 पे प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली 1 पे ज्यादा है, क्योंकि 1 से देखने पर आपकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, अवतलाकार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पे प्रेशर कितना हो जाएगा P0 माइनस 2T/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा P0 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 2T/R, ठीक है ना। ये 2 पे प्रेशर हो गया अभी, यानी 2 पे जो प्रेशर है 1 पे प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं 3 पे चलते हैं। तो 3 पे चलेंगे यानी H हेड नीचे चल जाएंगे, तो 3 पे जो प्रेशर है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, प्लस H रो जी अपन और ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ये आपके पास हो जाएगा P3, तो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास P0 माइनस का 2T/R। ये तो 2 पे प्रेशर हो गया, और 3 पे जा रहे हो तो प्लस H रो जी आपको और ऐड कर देना है। और यदि अपन 4 की बात करते हैं तो 4 भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे भी P0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे P0। तो ये आपके पास है P4 बराबर क्या हो जाएगा P0 हो जाएगा। अब देखना ऐसे देखो बेटा, एक नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी स्थिर द्रव्य में किसी भी क्षैतिज स्तर पर स्थित 2 बिंदुओं पर प्रेशर क्या होता है भी सेम होता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो रेस्ट में, और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। पॉइंट 3 और पॉइंट 4 दोनों इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं, तो 3 और 4 इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो P3 और जो P4 है वो बराबर हो जाएगा। तो P3 कितना देगा आपके पास है P0 माइनस कितना देगा आपके पास है 2T/R, और प्लस क्या देगा आपके पास H रो जी बराबर कितना देगा आपके पास है P0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे P0 से अपन P0 को कैंसिल आउट कर देंगे, और माइनस का उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास H रो जी बराबर कितना देगा आपके पास 2T/R। तो यहाँ से H बराबर 2T अपॉन ये आपके पास R रो जी हो जाएगा। अभी ये आपके पास H का फॉर्मूला देगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे R किसकी वैल्यू, R किसकी त्रिज्या है, R यहाँ पर आपके पास जो नवचंद्रक बन रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ R नवचंद्रक की वक्रता त्रिज्या, R क्या हो जाएगी आपके पास है नवचंद्र की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी भी, ठीक है ना। अब सुनना भी, यहाँ पे नवचंद्र की वक्रता त्रिज्या और जो आपके पास है केस नली इसकी वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, देखो ये आपके पास है इस प्रकार से, यूं जो भी नवचंद्रक बन रहा है, ये नवचंद्रक बन गया, और यदि इस नवचंद्रक को अपन एक गोले के रूप में कंप्लीट करते हैं तो इस तरह में देखो ऐसा नवचंद्रक बन जाएगा। ये नवचंद्रक बेसिकली एक गोले का ही छोटा सा पार्ट है भाई। ये गोला बन गया इस प्रकार से, ये गोला बन गया देखो ध्यान से। ओके, अब सुनो ध्यान से देखो। अब अगर एक काम करते हैं अपन, यहां पे इसका सेंटर बना देते हैं, इस गोले का केंद्र जो ध्यान से यहाँ पे बन जाएगा, यू बन जाएगा। ये आपके पास है गोले का केंद्र बन गया। इसके बाद इससे अपन इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को अपन ने मिला दिया। तो यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपके पास है कैपिटल आर होगी भाई। नवचंद्रक जिस गोले का भाग है ना उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कैपिटल आर, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल देंगे स्मॉल आर बोल देंगे, क्योंकि ये तो आपके पास है केस नली की त्रिज्या हो जाएगी। इसको अपन बोलेंगे स्मॉल आर, और ये आपके पास है क्या बन जाएगा कैपिटल आर बन जाएगा, ठीक है भी।
अब अपन एक काम करते हैं देवदान सिंह, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक तो लिक्विड है ना, इस पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से स्पर्शिका बनाते हैं, लिक्विड पे स्पर्शिका बना दी, ये अपन ने स्पर्शिका बना दी। और एक अपन क्या करते हैं भी, इस सॉलिड पे स्पर्शिका बनाते हैं अंदर की तरफ। इन दोनों के बीच का ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण को ये अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे संपर्क कोण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, संपर्क कोण, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट एंगल हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा सी बोल सकते हैं। ये थीटा सी हो गया, ये थीटा सी हो गया। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भी, एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 90 माइनस थीटा सी, तो आपके पास ये वाला जो एंगल है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा सी बोल सकते हैं। तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, थीटा सी हो गया। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन। ये तो नवचंद्रक हो गया, ऐसा सीन है, देखो ये इसका सेंटर हो गया। और यहां से अपन यहाँ की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास में कितनी हो जाएगी भी, कैपिटल आर, इसको अपन कैपिटल आर बोल देते हैं। और इसके बाद में ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की, ये आपके पास में क्या हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी, इसको अपन स्मॉल आर बोल देंगे। इसके बाद में यहां से अपन एक तो स्पर्शिका बनाते हैं इस लिक्विड पे, और एक अपन बनाते हैं इस प्रकार से सॉलिड पे। तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपके पास है, थीटा सी। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, ये आपके पास है फिर से वापस क्या हो जाएगा, थीटा सी बन जाएगा। तो यहाँ से ये तो आपके पास आधार और ये आपके पास है कर्ण, तो cos थीटा लगा देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं cos थीटा सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना देगा, स्मॉल आर, और कर्ण कितना देगा आपके पास है, कैपिटल आर। तो यहाँ से आपके पास है कैपिटल आर बराबर कितना देगा, आर अपॉन cos थीटा सी। तो यहाँ से अपन h की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है, 2t अपॉन r। कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं अपन, r अपॉन cos थीटा सी, ठीक है ना। और इसके बाद रो इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है जी, एक आपके पास है ये भी फॉर्मूला आ जाएगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास r, जिसके अंदर cos थीटा आता है उसके अंदर r किसकी त्रिज्या होती है, केस तली की त्रिज्या होती है। और जिसके अंदर cos थीटा नहीं आता है उसके अंदर r किसकी त्रिज्या होती है, ये आपके पास में जो नवचंद्रक बन रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या होती है भी, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास है कैपिलरी एक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा भी। तो एक बार करें इस चीज को नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो केसिका ओनियन का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भी, फोर्स को बैलेंस करके, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास कोई भी एक कैपिलरी हो जाएगी, केस नलिका हो जाएगी, और यहाँ पे इस प्रकार से ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपन इस प्रकार से कोई लिक्विड भर के है, और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ये लिक्विड है ना, ये इस प्रकार से h हाइट तक इसके अंदर चढ़ चुका है। h हाइट तक इसके अंदर चढ़ चुका है ये। ठीक है भाई। तो यहां पे जो लिक्विड है, इस लिक्विड की ऊंचाई कितना देगी आपके पास, h हो जाएगी। अब यहां पर अपन बात करते हैं तो ध्यान से, ये आपके पास जो बेलनाकार ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड की इस प्रकार से एक फ्री सरफेस बन रही है, ठीक है ना। यानी इसके चारों लिक्विड की एक फ्री सरफेस बन रही है, और ये फ्री सरफेस इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है अभी।
तो इस प्रकार से इधर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है, इधर की तरफ, और ये जो फोर्स होता है ये कितना होता है आपके पास, F इक्वल टू कितना होता है, T इंटू एल। तो L कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2 पाई R हो जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई R इंटू क्या देगा आपके पास, T हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक स्पर्शिका खींचते हैं लिक्विड पे, और एक अपन इसके अंदर स्पर्शिका बनाते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना देगा आपके पास है, थीटा सी। तो ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है, थीटा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है 2 पाई RT है, तो इसका अपन ऊपर की तरफ कंपोनेंट ले लेंगे। तो ये कितना देगा आपके पास है, 2 पाई RT इंटू क्या देगा आपके पास है, cos थीटा देगा, ठीक है ना, या cos थीटा सी बोल दो भी। तो यहाँ पर ये आपके पास जो लिक्विड है, इस लिक्विड पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2 पाई RT cos थीटा सी। और ऊपर की तरफ लगने वाला ये जो फोर्स है, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से डेवलप हो रहा है, ये इस एक्स्ट्रा लिक्विड की mg को बैलेंस कर देगा, इसके वेट को बैलेंस कर देगा। तो चलो करवाते हैं अपन, बैलेंस करवाते हैं। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, देवदान से 2 पाई RT cos थीटा सी बराबर, अब नीचे की तरफ जो वेट है वो कितना देगा, mg देगा। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। और आयतन अपन कैसे निकाल सकते हैं भाई, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना देगा आपके पास, पाई R स्क्वायर, ठीक है ना, ये एरिया इंटू क्या देगा, हाइट, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी द्रव्यमान हो गया, इंटू क्या देगा आपके पास है, जी। ये आपके पास में वेट हो चुका है अभी। इसके बाद इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे पाई से अपन पाई को, एक R से अपन एक R को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास में बन जाएगा H बराबर 2T cos थीटा सी अपॉन क्या देगा, R रो जी। ये बात हो गई भी, ठीक है। इसके बाद में से जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर अपन यहां तक मरकरी भर रखी है, यानी पारा भर रखा है। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी एक केस नलिका डुबोते हैं। ये अपन एक केस नलिका डुबो दी, ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो पारा है वो नीचे की तरफ चला जाता है। पारा इस प्रकार से नीचे की तरफ चला जाता है। अभी मरकरी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ हो जाता है। ये बात होगी भी। अब कितना नीचे की तरफ चला जाता है, यहां से लेकर के यहां तक ही, ये जो गहराई इसको अपन क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये जो एच है, इस एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अपन एक पॉइंट लेते हैं, ये अपन एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। ये अपने पास में पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ है। एक आपके पास है ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, और एक एच गहराई पर ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो आपके पास में P1 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, P0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से पॉइंट 2 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 पे प्रेशर। अब ध्यान से देखना, देखो 2 से देखने पर ये वाली जो फ्री सरफेस है ये आपको कैसी दिखाई देती है, अवतलाकार। इस कारण से 2 पे प्रेशर 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो 2 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास में, P0, और प्लस क्या देगा आपके पास में 2T/R। और इसी प्रकार से आपके पास में जो पॉइंट 3 है, 3 पे प्रेशर कितना देगा, P3 बराबर फिर से P0 हो जाएगा। और पॉइंट 4 पे जो प्रेशर है P4, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, P4 बराबर P0 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास H रो जी हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट 2 पे और पॉइंट 4 पे प्रेशर आपको बराबर करना है अभी। तो P2 बराबर क्या करना है आपको, P4 करना है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि P2 बराबर क्या देगा आपके पास है, P4। तो P2 तो कितना देगा आपके पास है, P0 प्लस 2T/R, और P4 बराबर कितना देगा आपके पास है, P0 प्लस H रो जी। तो P0 से P0 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से भी आपके पास H बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, H बराबर 2T/R रो जी हो जाएगा अभी।
तो चाहे केशिका उन्नयन का फॉर्मूला हो, केशिका उन्नयन की अपन बात कब करते हैं भाई, जब अपन कांच की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब को, केशिका नली को अपन पानी के अंदर डुबोते हैं, तो इस स्थिति में पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। और चाहे ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपने पास में केशिका अवनमन का फॉर्मूला हो। केशिका अवनमन की बात कब करते हैं अपन, जब जो मरकरी है उसके अंदर अपन कांच की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब को डिफ करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा पारा, मरकरी, हाइड्रोजीरम Hg, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा केशिका अवनमन, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला केस अपन डिस्कस करते हैं दोनों से। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मतलब आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि केशिका नली में चढ़ने वाला जो द्रव्यमान है, ठीक है ना, उस द्रव्यमान का त्रिज्या के साथ में रिलेशन क्या हो जाएगा। तो ये अपन बात करते हैं देवदान से। सबसे पहले अपन लिखते हैं कि H बराबर कितना होता है आपके पास 2t cos थीटा c अपॉन r रो जी होता है। अब यहाँ पर आपके पास 2 तो क्या हो जाएगा, अभी कांस्टेंट हो जाएगा। t क्या होता है, सरफेस टेंशन, जो कि लिक्विड पे डिपेंड करता है, और लिक्विड आपको दिया गया है, यानी लिक्विड कांस्टेंट है। इसके बाद थीटा सी क्या होता है, अभी संपर्क कोण होता है। तो ये जो संपर्क कोण होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अभी ये सॉलिड और लिक्विड इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो लिक्विड के रूप में अपन ने पानी ले लिया और सॉलिड के रूप में अपन ने कांच ले लिया, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों कांस्टेंट हो गए ना। तो इस स्थिति में आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल थीटा सी है ये भी क्या हो जाएगा, अभी कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद रो क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी, और जी क्या होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं कि H इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपके पास R हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास R क्या हो जाएगा अभी कम, तो H क्या हो जाएगा ज़्यादा, और यदि आपके पास R ज़्यादा तो इस स्थिति में H क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखो जैसे मान के चलेगा ये आपके पास में इस प्रकार से कोई यू आकार की नली का है, यू आकृति की नली का है, ठीक है ना। अब यहां पे इसकी जो त्रिज्या वो तो कितने देगी आपके पास R1, और यहां पर इसकी जो त्रिज्या वो क्या देगी आपके पास R2। यहाँ पे R1 क्या भी बड़ा, इस कारण से इसके अंदर जो ऊंचाई है वो क्या देगी, कम लिक्विड की, और यहाँ पे जो R2 है वो क्या भी छोटा, इसके अंदर लिक्विड की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो पानी है या लिक्विड है वो इसके अंदर तो यहाँ तक चढ़ता है, और इसके अंदर जो पानी है वो कहाँ तक चढ़ता है, इस प्रकार से यहाँ तक चढ़ता है अभी। यहाँ तक चढ़ता है, ठीक है। ये बात होगी भी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को, इसको अपन लिख सकते हैं H, और H बराबर क्या होता है आपके पास H2 माइनस H1। तो यहां पे अपन एक काम करते हैं भाई, H की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। H बराबर H2 माइनस H1, तो H का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2t cos थीटा c अपॉन क्या होता है, R रो जी होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2t cos थीटा c अपॉन रो जी, तो 1 बटे क्या देगा आपके पास R2 माइनस 1 बटे R1 हो जाएगा अभी। ये आपके पास में दोनों की ऊंचाइयों के मध्य अंतर हो जाएगा अभी। दोनों आपके पास में जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं हैं इनके बीच में जो लिक्विड का लेवल है उनकी ऊंचाइयों के बीच में कितना डिफरेंस होगा वो अपन इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब कई बार जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो थीटा, उस थीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती है। जैसे मतलब मेरे को जहां तक याद है सरफेस टेंशन की स्टेज 3 के अंदर इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 डिग्री लेनी है। तो cos थीटा को आपको 1 मान के चलना है, ठीक है ना। ये चीज है अभी, तो इन चीजों को आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि केशिका नली के अंदर चढ़ने वाला जो द्रव्यमान है, जो द्रव्य है, इस द्रव्य के द्रव्यमान का इसकी त्रिज्या के साथ में क्या रिलेशन होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी बर्तन है,
और इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से कोई भी केस नली है वो डुबो रखी है। मान के चलेगा ये आपके पास ऊंचाई h है, ठीक है ना, और इसकी केस नली की जो त्रिज्या है ये r हो जाएगी। तो इसके अंदर चढ़े द्रव्य का द्रव्यमान, चढ़े द्रव्य का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या था आपके पास m, द्रव्यमान बराबर क्या था आयतन गुणा घनत्व, v इंटू क्या देगा आपके पास रो। अब आयतन को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, एरिया इंटू क्या देगा आपके पास हाइट इंटू रो देगा। अब यहाँ पर आपके पास जो एरिया है इस एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास h इंटू रो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास पाई कांस्टेंट हो जाएगा और आपके पास रो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास h हो जाएगा। अब देखना जैसे देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि h है ना h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है r होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर, और h को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 1/r हो जाएगा। तो r से r को अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया अभी, यानी इस केस नलिका के अंदर चढ़े द्रव्य का जो द्रव्यमान है वो इसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखो अब देखिएगा, मान के चलिएगा इसके अंदर जो लिक्विड है वो h हाइट तक चढ़ता है, बट यहाँ पे जो केस नली इसकी लंबाई h से अगर कम होगी तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है वो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ करके फंवारे की तरह बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, इस बात के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो टॉपिक है अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका, अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो भी यहां पे जो लिक्विड है वो लिक्विड किस साइड तक चढ़ता है, अभी लिक्विड चढ़ता है h बराबर कितना होता है आपके पास, h बराबर 2t/r रो जी, इस साइड तक चढ़ता है, ठीक है। और यदि आपके पास जो ऊंचाई h है, केस नलिका की जो ऊंचाई h है वो इस 2t/r रो जी से अगर कम है तो इस स्थिति में क्या होगा अभी। तो देखना ध्यान से, देखो देखो बेटा, इस स्थिति में जो लिक्विड है वो केस नलिका के अंदर मैक्सिमम हाइट तक चढ़ेगा और चढ़ करके फिर उसके बाद में फंवारे के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। ये अपना जो मेनिस्कस है, अपना जो नवचंद्रक है, उसको दोबारा से रीडिजाइन करेगा, दोबारा से डिजाइन करेगा भाई इसको। मैं यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, थोड़ी सी समतल हो जाती है। यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या उसका मान बढ़ जाता है, यानी इसकी वक्रता वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। यानी दोबारा से क्या करता है, इसको समायोजित करता है अपनी, किसको, जो कर्ड सरफेस है, जो मेनिस्कस है, उसको दोबारा से ये समायोजित करता है, अभी दोबारा से मैनेज करता है इसको। कैसे मैनेज करता है देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे मैं आपको दो स्थितियां दिखा रहा हूँ। देखो जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने इस प्रकार से यहां तक ये लिक्विड भर का है। अब इसके अंदर जो है से दो केस नलिका है, एक तो ये आपके पास में पर्याप्त लंबाई की केस नलिका है और एक आपके पास मान के चलिएगा इस प्रकार से अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका है। एक तो पर्याप्त है, एक आपके पास अपर्याप्त है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो किस साइड तक चढ़ता है, मान के चलिएगा इस साइड तक चढ़ता है, इस साइड तक, बट इतनी तो हाइट इसके पास में है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें तो यहाँ तक चढ़ना चाहिए। तो क्या बाहर निकल जाएगा कि लिक्विड, नहीं। तो
इस स्थिति में मैक्सिमम हाइट तक चढ़ करके ये लिक्विड है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, अपनी जो सतह है उसको क्या कर लेता है, थोड़ी सी समतल कर लेता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी जो सतह है वो इसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा समतल है अभी इसकी सतह। चलो अब अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे इसकी जो लंबाई है वो कितने देगी आपके पास, h हो जाएगी नवचंद्र, मतलब इसकी द्रव स्तंभ की लंबाई, और अपर्याप्त लंबाई है वो आपके पास में क्या देगी, h डैश हो जाएगी। अब यदि अपन इसका गोला बनाते हैं तो इसका गोला ऐसा बन जाएगा, देखो ये गोला बन गया। और यदि अपन इसका गोला बनाते हैं तो इसका गोला ध्यान से देखना तो ऐसा बन जाएगा। इसका गोला ऐसा बन जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यहां पे इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, मान के चलिएगा r, और इस गोले की जो त्रिज्या है ये आपके पास r डैश हो जाएगी भी। अब अपन जानते हैं कि h बराबर कितना होता है आपके पास में 2t अपॉन r रो जी। तो यहां पे वही लिक्विड है, इस कारण से t कांस्टेंट हो जाएगा, आपके पास में रो कांस्टेंट हो जाएगा, g कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि HR बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि HR बराबर क्या हो जाएगा आपके पास H डैश R डैश हो जाएगा। तो यहां से अपन R डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। R डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास HR अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में H डैश, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास है जो H डैश है वो H से क्या हो जाएगा छोटा, इस कारण से R डैश है वो R से क्या हो जाएगा भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि लिक्विड और मैक्सिमम हाइट तक चढ़ता है, इसके बाद में अपने मेनिस्कस को दोबारा से डिजाइन कर लेता है और डिजाइन करके अपनी जो वक्रता त्रिज्या इसका मान बढ़ा लेता है। या अपन इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से स्पर्शिका बनाता हूँ। तो ये वाला जो एंगल है ये तो आपके पास में क्या देगा θ1, तो यहाँ पे इस पे मैं स्पर्शिका बनाता हूँ, तो ये वाला जो एंगल है ये आपके पास में क्या देगा अभी θ2 देगा। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर कितना होता है आपके पास 2t cos थीटा अपॉन क्या होता है आपके पास r रो जी। तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, t कांस्टेंट हो जाएगा, r कांस्टेंट हो जाएगा, रो कांस्टेंट हो जाएगा, g कांस्टेंट हो जाएगा। अब की बार आपके पास r क्या हो जाएगी भी केस नलिका की त्रिज्या, और दोनों स्थितियों में केस नलिका उसकी त्रिज्या आपने बराबर ली है। तो इस स्थिति में आपके पास h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि h डैश अपॉन h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा डैश अपॉन क्या देगा आपके पास cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास h डैश बराबर कितना देगा आपके पास h इंटू cos थीटा डैश अपॉन क्या देगा cos थीटा। ये बात भी हो गई। तो यहाँ से आपके पास जो h डैश है वो क्या हो जाएगा अभी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और h डैश अगर छोटा हो जाएगा तो cos थीटा डैश है वो क्या हो जाएगा छोटा, तो थीटा डैश है वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थीटा अगर छोटा होगा ना तो इस स्थिति में cos थीटा बड़ा हो जाएगा भी। ओके, ये चीज हो गई भी। तो अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका है, इसके अंदर लिक्विड है वो कितनी हाइट तक चढ़ता है ये मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई है, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूँ, देखो एक ये ध्यान रखना भी आपके पास मैंने आपको बताया था H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ये किसका नियम होता है, ये जूरीन का नियम होता है। किसका नियम होता है, जूरीन का नियम। एक साइंटिस्ट था जूरीन, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, ये चीज होगी। अब देखते हैं ऐसे, देखो जैसे चलो एक बार इसको नोट करें, इसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों देखिएगा, देखो नेक्स्ट अपन एक अलग तरीके का ओनियन फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो एसेंट फॉर्मूला अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
ये है दो ऊर्ध्वाधर समांतर प्लेटों के लिए उन्नयन सूत्र। ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में दो प्लेटें हैं, एक तो ये वाली प्लेट हो गई, एक आपके पास ये वाली प्लेट हो गई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल इस प्रकार से यूं रखी हुई समांतर रखी हुई है। इसके बाद इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास है, डी है। और इन दोनों को मैं किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोता हूँ तो इस तरह में लिक्विड है वो एच हाइट तक ऊपर चढ़ जाता है। दोनों प्लेटें किसके मान के चलेगा, कांच की बनी हुई है, ठीक है ना। और प्लेटों की जो लंबाई है वो आपके पास है कितनी भी एल है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको मैं बैलेंस इसको मैं समझाता हूँ आपको, कैसे समझाता हूँ देखिएगा। देखो यहाँ पर ये आपके पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक तो फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ, और एक इस प्रकार से फोर्स लगता है यूं इधर की तरफ। यहाँ पे आपको मालूम है कि इस कांच की प्लेट के सारे, इस कांच की प्लेट की लंबाई कितनी भी एल है, तो कांच की प्लेट के सारे एल लंबाई की एक फिल्म बन जाएगी। यानी कांच के अंदर जो मुक्त सतह बनेगी, इस मुक्त सतह की लंबाई भी कितनी हो जाएगी आपके पास, एल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगता है भी, एफ बराबर कितना हो जाएगा, टी इंटू एल। तो ये भी कितना देगा आपके पास, एफ बराबर टी इंटू एल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक तो ये कंपोनेंट निकाल लेंगे, इसका भी ऊपर की तरफ कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, टी एल कॉस थीटा, टी एल कॉस थीटा। और ये भी आपके पास है क्या देगा भी, टी एल कॉस थीटा देगा, ठीक है। तो इस स्थिति में इस लिक्विड ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है, टू टी एल कॉस थीटा, टू टी एल कॉस थीटा। और नीचे की तरफ कितना लगता है भी, एम जी लगता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना देगा बताओ, लंबाई, लंबाई कितने देगी आपके पास है, एल। चौड़ाई, चौड़ाई कितने देगी आपके पास है, डी। ऊंचाई कितने देगी आपके पास, एच। तो वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी इंटू क्या देगा आपके पास है, जी। एम जी से बैलेंस करा दो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अपन एल है, इस एल से अपन क्या कर सकते हैं, इस एल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास एच बराबर, एच बराबर हो जाएगा आपके पास टू टी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो टू टी कॉस थीटा अपॉन एच निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये आपके पास हो जाएगा डी रो इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, जी। तो टू टी कॉस थीटा, टी और थीटा ये किस पे डिपेंड करते हैं, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करते हैं। रो भी लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है, जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ से आपके पास एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर आप कम रखोगे ना, तो इस स्थिति में जो आपको उन्नयन है वो ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी एच की वैल्यू आपको ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसीलिए जो केस नली इसको अपन बारीक बनाते हैं। अभी अपन ने पहले पढ़ा था एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर को अगर आप कम रखोगे ना, तो इस स्थिति में एच की वैल्यू आपको ज़्यादा प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसीलिए केस नली को बारीक बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ध्यान से। नेक्स्ट, जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में कोई भी एक बर्तन है, ठीक है भाई। और इस बर्तन के अंदर मेरे को क्या करना है भाई, इस बर्तन के नीचे मैंने एक पिन होल बना दिया, एक छोटा सा होल बना दिया। यानी जो ओल पिन होती है, इस ओल पिन से इसके बॉटम में अपन एक हल्का सा छिद्र कर देते हैं, ठीक है। अब पिन होल है ये कैसा होता है भी, वर्ताकार होता है। तो यहाँ पे जो पिन होल है होता तो बहुत छोटा है, बट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं इसके अंदर। तो मैंने इसको पिन होल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, देखो इतना बड़ा पिन होल तो पहले बात आपको कि वास्तव में होगा ही नहीं, बट फिर भी चलो मान लेते हैं अपन, ये अपन ने पिन होल बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर लिक्विड भरता हूँ, और मान के चलिएगा मैक्सिमम किस साइड तक लिक्विड भर सकता हूँ, इस साइड तक लिक्विड भर सकता हूँ। अगर आप इस साइड तक लिक्विड भरोगे ना, तो इस स्थिति में पिन होल है, इससे लिक्विड बाहर की तरफ लीक नहीं होगा। और जैसे आप इस हाइट तक लिक्विड भर दोगे, इससे ज़्यादा हाइट पर लिक्विड भरोगे, तो इस स्थिति में यहाँ से जो लिक्विड है वो लीक होना स्टार्ट कर देगा भी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप लिक्विड भरोगे तो वैसे वैसे यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, और दबाव की वजह से यहाँ पे एक ड्रॉप यानी गोलाकार मतलब अर्ध गोलाकार रूप में एक ड्रॉप बन जाएगी। और जैसे आप किसी पर्टिकुलर हाइट एच है उससे ज़्यादा लिक्विड इसके अंदर भर दोगे, तो यहाँ से लिक्विड है वो बाहर की तरफ टपक जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली हाइट कितनी देगी आपके पास, एच हो जाएगी। और जो पिन होल है, इस पिन होल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लेता हूँ, एक तो आपके पास में पॉइंट हो जाएगा 1, और एक आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2, और एक आपके पास यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 बराबर P0 एटमॉस्फेयर के बराबर। और इसी प्रकार से 2 पे जो प्रेशर है P2 बराबर,
तो कितना देगा आपके पास में पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ पर आपके पास जो 3 पे प्रेशर है, 3 पे प्रेशर कितना देगा पी नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है। और 4 पर जो प्रेशर है, सॉरी 4 कहाँ पे, 2 ही तो है, और 2 पे जो प्रेशर है, आप यहाँ पे 3 से किस पे आ रहे हैं भाई, 2 पे आ रहे हैं। तो अगर आप 2 पर खड़े होकर के देखोगे तो आपको जो मुक्त सतह है, द्रव्य की मुक्त सतह, वो कैसी दिखाई देगी भी, अवतलाकार। इस कारण से 2 पे प्रेशर 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो P2 बराबर कितना देगा आपके पास में पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास में 2T/R हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से, ये भी आपके पास में क्या देगा अभी P2, और ये भी आपके पास है P2। तो यहाँ पे दोनों P2 को अपन बराबर कर देते हैं। दोनों P2 को बराबर कर देंगे तो पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास एच रो जी बराबर क्या देगा आपके पास है पी नॉट प्लस क्या देगा आपके पास है 2T/R। तो पी नॉट से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पी नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से आपके पास H, तो H बराबर कितना देगा आपके पास है 2T/R रो जी। ये आपके पास है मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो इस बर्तन के अंदर अगर आप 2T/R रो जी इस हाइट तक अगर आप लिक्विड भरते हैं, तब तक तो यहाँ से लिक्विड है वो लीकेज होगा नहीं, और जैसे आप ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भर दोगे तो यहाँ से लिक्विड का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी आपके पास पिन होल की त्रिज्या। ये पिन होल है, पिन होल, इसकी त्रिज्या कितने देगी आपके पास है आर। ठीक है भाई, ये चीज होगी। इसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, आपने खुद ने फील किया होगा कि आपने मान के चलिएगा दो कोई भी कांच की प्लेटें ले ली, और इन दोनों कांच की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके अगर एक दूसरे से अलग करोगे तो आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होगी। बट यदि आपने इन दोनों के बीच में कोई भी लिक्विड की ड्रॉप को रख दिया, एक कांच की प्लेट को रखो, इसके ऊपर एक लिक्विड की ड्रॉप डालो, फिर इसके ऊपर दूसरी कांच की प्लेट रखो, फिर उसके बाद यदि इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे तो आपको जोर आएगा भी, आपको अतिरिक्त बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको ताकत लगानी पड़ेगी भी। ठीक है ना। तो ये ताकत क्यों लगानी पड़ती है भी, सरफेस टेंशन की वजह से लगानी पड़ती है ना। तो ये कितनी लगानी पड़ती है इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो दो समांतर प्लेटों के मध्य बल, एक तो आपके पास में ये प्लेट होगी, एक आपके पास ये प्लेट हो जाएगी, अब यहां पे इन दोनों के बीच में लिक्विड भर का आपने, ये आपने लिक्विड भर का है। यहां पर ये जो कांच की प्लेट है ना, इस प्लेट का जो एरिया वो कितना देगा आपके पास, ए हो जाएगा। यहाँ पे जो लिक्विड है इसका सरफेस टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है, टी हो जाएगा। और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितने देगी आपके पास है, डी हो जाएगी। अब यहाँ पे इस प्लेट को इस प्लेट से अलग करवाने के लिए आपको इधर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ता है अभी, एफ एक्सटर्नल। कितना फोर्स लगाना पड़ता है अभी, एफ एक्सटर्नल बराबर, इसका फॉर्मूला आप याद कर लेना, 2TA अपॉन क्या होता है, डी होता है। टी तो क्या होता है सरफेस टेंशन, एक क्या होता है दोनों, मतलब दोनों प्लेट्स का एरिया, और डी क्या होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है भी। ठीक है ना। अब देखना ऐसे देखो, ये आपके पास में जो लिक्विड की ड्रॉप है भाई, दोनों के बीच में आपने लिक्विड भर का, इस लिक्विड का द्रव्यमान एम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है ना। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन यानी V इंटू क्या देगा आपके पास, रो, और आयतन को अपन क्या देख सकते हैं अभी, एरिया इंटू क्या देगा आपके पास, डिस्टेंस इंटू क्या देगा आपके पास, रो। ठीक है भाई। अब यहां से अगर आप किसकी बात करते हैं अभी, ए की बात करते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर एम अपॉन रो इंटू डी। और यहां से अगर आप किसकी बात करते हैं अभी, डी की बात करते हैं, तो एम अपॉन
ए इंटू रो हो जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं कि इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, A इंटू डी हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर V बटे डी, और D बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, D बराबर V बटे A। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर, देखिएगा ध्यान से देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 2T A अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है D, और D को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, D को V अपॉन A बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 2T अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है D। A को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से V बाई डी, तो V बाई डी डी क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बन जाएगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल बराबर क्या देगा आपके पास है 2T अपॉन कितना देगा आपके पास है D। यहां पर आपके पास है जो A है, इस A को अपन क्या लिख सकते हैं, M अपॉन रो डी, तो M अपॉन रो इंटू डी, तो डी स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास रो, बराबर क्या देगा आपके पास है 2TA अपॉन डी, तो डी को यहां से क्या लिख सकते हैं, M अपॉन ए रो, तो ए स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास है रो। मतलब बेसिक फॉर्मूला तो आपके पास है ये एफ एक्सटर्नल बराबर 2TA अपॉन डी होता है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। तो ये मैंने आपको कई सारी बातें यहाँ पे बताई है, अब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये मैं आपको मौखिक बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, डेली लाइफ में जो सरफेस टेंशन इसकी एप्लीकेशन अपन कहाँ पे देखते हैं, देखो मच्छर होते हैं वो पानी पर आकर के बैठ जाते हैं, अपने घर के आसपास में कोई भी पानी भरने की जगह तालाब वगैरह होता है, उस तालाब के अंदर मच्छर आते हैं, बैठते हैं, अंडे देते हैं, अंडों से और ज़्यादा मच्छर बनते हैं, बीमारी फैलती है। तो इस स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, अपने को केरोसिन जो तेल होता है, इस केरोसिन तेल की एक दो जो बोतल है वो अपने को इस तालाब के अंदर उड़े लेनी चाहिए। केरोसिन तेल होता है वो क्या करता है भाई, ये डूबता नहीं है, ये इस पानी की सतह पर तैरता रहता है, और पानी की सतह पर ये आकर के जो सरफेस टेंशन है उसको क्या कर देता है, भी कम कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है। और जैसे सरफेस टेंशन कम होगी तो इस स्थिति में जो इसकी जो फ्री सरफेस है, मुक्त सतह, इसके अंदर खिंचाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे खिंचाव कम होगा ना, तो जैसे मच्छर आकर के बैठेगा, बैठते ही वो क्या करेगा, डूब जाएगा, ठीक है ना, ये बात है भी। अब ध्यान से देखना, देखो एक जो सुई होती है वो पानी की सतह पर तैरती है, किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव के कारण। बट जो नाव होती है, लोहे की बने हुए बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, नाव होती है, वो पानी की सतह पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं, ये उत्प्लवन बल के कारण तैरती है। दोनों का लॉजिक अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक ध्यान से देखना, देखो बारिश की जो छोटी बूंदें होती है वो गोलाकार होती है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम बनाने की टेंडेंसी रखता है, और एक दिए गए वॉल्यूम के लिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अभी न्यूनतम होता है, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में देखिएगा, देखो ध्यान से, पृष्ठ तनाव पर ताप तथा अशुद्धियों का प्रभाव मॉड्यूल में आपको दे रखा है पेज नंबर 2.10 पे। तो ध्यान से देखना, देखो पृष्ठ तनाव पर, देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है, सीधी सी बात ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, भी कम होता है, घटता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, परम ताप, क्रांतिक ताप बोलते हैं। तो इस पे जो पृष्ठ तनाव है वो घट करके कितना हो जाता है, अभी 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो थीटा सी टेम्परेचर पे पृष्ठ तनाव है, इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है अभी, ठीक है बच्चों। और बाकी अपर्याप्त लंबाई की केस नली, ये मैंने आपको पढ़ा दी। पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, एक जो आपके पास है डिटर्जेंट वगैरह होते हैं पानी के अंदर, देखो अगर अपन सिंपल पानी से अपन कपड़ों को धोते हैं, गंदे कपड़ों को धोते हैं, तो गंदे कपड़ों के अंदर जो रेशे होते हैं उन रेशों के अंदर मेल जमा होता है, तो पानी होता है वो उस मेल तक जाकर के उसको बाहर नहीं निकाल सकता। बट यदि आपने थोड़ा सा इसके अंदर डिटर्जेंट मिला दिया तो इस स्थिति में इस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से जो पानी है वो डिटर्जेंट के साथ में जो पानी है वो बिल्कुल मेल तक जाकर के वहाँ से मेल को निकाल करके ले आएगा, यानी कपड़े अच्छे एकदम साफ हो जाएंगे। तभी तो अपन बोलते हैं नए जैसा वाइट हो तो टाइट हो, ठीक है ना। इसके बाद में देवदान से एंटीसेप्टिक होते हैं, तो एंटीसेप्टिक होते हैं, इनका भी पृष्ठ तनाव कम होता है। तो जैसे ही अपने कोई चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले अपन एंटीसेप्टिक से उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसको साफ करते हैं, जैसे डिटोल वगैरह होता है। तो क्या होता है अभी जो घाव के अंदर जाकर के वहाँ पे जो भी गंदगी वगैरह जमा होती है ना, उस गंदगी को बैक्टीरिया वगैरह जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको वहाँ से क्या कर लेता है, ये बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। और बस और कुछ नहीं है। तो पृष्ठ तनाव का ये आपका जो चैप्टर है ये बच्चों होता है बिल्कुल एकदम फिनिश। इसके बाद में पृष्ठ तनाव के सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करनी है,
और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को अगले लेक्चर पर डिस्कस करवाने हैं वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन आज मॉड्यूल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसी लेक्चर के अंदर थोड़ा सा अपन मॉड्यूल देख लेते हैं एक बार। और सबसे पहले अपन बारी लेते हैं किसकी, सरफेस टेंशन की। और सरफेस टेंशन की जो स्टेज फर्स्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो ध्यान से, सरफेस टेंशन और स्टेज फर्स्ट, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवा रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान से। ये कह रहा है कि पानी पर तैरती हुई सुई की लंबाई कितनी भी 2.5 सेंटीमीटर है। सुई को पानी के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के बार के अतिरिक्त कम से कम अतिरिक्त बल और लगेगा। तो पानी का पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा अभी, ये आपको दे रखा है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो क्या कह रहे हैं। कोई भी जैसे सुई है, इस सुई को अपन पानी के अंदर डुबो रखा है और जैसे अपन सुई को पानी से वापस बाहर की तरफ निकालते हैं तो इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, इस प्रकार से लिक्विड की मेम्ब्रेन बन जाती है। तो नीचे की तरफ mg तो लगता ही है और साथ में इधर की तरफ कितना लगता है आपके पास है, TL है। TL कितना देगा आपके पास है, 2TL। ऊपर की तरफ आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल बराबर कितना देगा, mg प्लस 2TL हो जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भार बल के अतिरिक्त कितना बल आपको लगाना पड़ेगा, तो 2TL लगाना पड़ेगा। तो 2 F बराबर कितना देगा आपके पास है, 2। अब T कितना देर का आपको देवदान से 7.2 न्यूटन पर सेंटीमीटर और L बराबर कितना देर का आपको 2.5 देर का है। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। और 9 के बाद में अगली बारी अपन लेते हैं किसकी, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 26 देवदान से क्या करे। आयतन V की पानी की बूंद को दो कांच की प्लेटों के बीच में दबा दी जाती है जिससे फैलकर इसका क्षेत्रफल A हो जाता है। यदि पृष्ठ तनाव T है तो कितना अभिलंब बल आवश्यक होगा, यानी वॉल्यूम की टर्म्स में आपको आंसर देना है। तो ये तो मैंने आपको करवाई रखा है अभी, 26वां डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो F बराबर कितना होता है आपके पास, 2TA अपॉन क्या होता है आपके पास, D होता है। इसके बाद A तो आपको दे रखा है, तो D को आपको क्या लिखना है अभी भाई, V बराबर क्या होता है आपके पास, A इंटू डी। तो यहाँ से D को अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन A। तो V अपॉन A, तो 2T ये आपके पास A स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास, V बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या करे। R त्रिज्या की साबुन के बुलबुले को फुलाकर 2R त्रिज्या के बुलबुले में समतापीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यदि साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव कितना भी T है तो इसे फुलाने में वे ऊर्जा कितनी हो जाएगी। साबुन का बुलबुला, इसकी त्रिज्या पहले R थी, अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 2R हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27वां क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा W बराबर कितना होता है बताओ, साबुन के बुलबुले के लिए 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू T हो जाएगा। तो 8 पाई। अब अपन बात करते हैं R से 2R करते हैं, तो 2R का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू T हो जाएगा। तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर, तो ये आपके पास 24 पाई R स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा आपके पास T। ये 27वां हो गया अभी। ठीक है ना। इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं, देखो बेटा 29, एक समान त्रिज्या R की दो छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती। इस परिवर्तन से पहले और बाद की पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात कितना देगा अभी। तो पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात आपको पूछा जा रहा है। तो देखो ध्यान से, कि आपके पास है सरफेस एनर्जी 1 अपॉन क्या देगा आपके पास है, सरफेस एनर्जी 2 बराबर। अब देखो ध्यान से, यहां पर दो बूंदें हैं, वो मिलकर के क्या करती है, भी एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। दो बूंदें मिलती है तो दो बूंदों की त्रिज्या 2 गुना कर देंगे अपन। ठीक है ना। और कितने देगी सरफेस एनर्जी T है, तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास T। भाई एक बूंद है, इसकी त्रिज्या कितनी R है, तो इसका सरफेस एरिया कितना देगा आपके पास में बताओ, 4 पाई R स्क्वायर इंटू क्या देगा T हो जाएगा। और दो बूंदों के लिए अपन ने ये लिख दिया है। अब ध्यान से, एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है तो उसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, एरिया कितना देगा आपके पास है 4 पाई। अब इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो
तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं अपन बताओ। कैपिटल आर बराबर कितना होता है, एन की पावर 1/3 इंटू आर, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना देगा बताओ, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2/3। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर ना आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास टी, 4 पाई, ये काट देंगे अपन। और इसके बाद ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 1, 2 की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1/3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 1/3 अनुपात 1। इसके बाद अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पानी की एक समान 8000 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तब अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा एवं सभी बूंदों की प्रारंभिक कुल पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा। अभी वैसा क्वेश्चन है, तो आपके पास आर बराबर कितना होता है, एन की पावर 1/3 इंटू क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो एन कितना हो जाएगा आपके पास 8000, तो 8000, इसके बाद इसकी पावर 1/3 इंटू क्या देगा आपके पास आर। तो यहाँ से आपके पास है कैपिटल आर बराबर, अब 8000 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं 20 आ जाएगा क्या, इसका क्यूब, इसका घनमूल कितना देगा 20 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 20, बिल्कुल 20 आर हो जाएगा। अब सुनो भाई, सरफेस एनर्जी 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, सरफेस एनर्जी 2 बराबर, तो पहले कितनी बूंदे आपके पास 8000 बूंदे, तो 8000 बूंदों का कितना हो जाएगा आपके पास 8000 इंटू, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन एक बूंद का कितना देगा आपके पास 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 20 का कितना देगा आपके पास है 400 आर स्क्वायर इंटू क्या देगा टी देगा। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31वां क्या कह रहे हैं, देखो 31वां, वैसे इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का है बट फिर भी आपको बता देता हूं मैं। किसी झील के तली से उठे बुलबुले की त्रिज्या पृष्ठ पर दुगुनी हो जाती है, वायुमंडलीय दाब h ऊंचाई के जल स्तंभ के बराबर है, तो झील की गहराई कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 और इसके बाद में ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो बात सुनना भी, अपन क्या करते हैं अभी, P1 V1 बराबर P2 V2 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं PV बराबर क्या होता है, nRT होता है, n क्या होती है मोलों की संख्या। तो इस बुलबुले के अंदर जितनी हवा भरी हुई थी उतनी अभी भरी हुई है, यानी हवा के मोलों की संख्या एज इट इज रहेगी, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर आपके पास है P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है P2 V2 देगा। H गहराई पर अगर अपन बात करते हैं तो प्रेशर कितना देगा आपके पास है P0, तो P0 कितना देगा आपके पास रो जी एच, एच ये आपके पास में H ऊंचाई के जल स्तंभ के बराबर दे रखी है, ठीक है ना, तो रो जी एच हो जाएगा। और प्लस कितना देगा आपके पास में, गहराई की बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपके पास हो जाएगा रो जी एच इंटू, अब मान के चलेगा जो प्रारंभिक आयतन है वो कितना देगा आपके पास में V हो जाएगा बराबर P2। अब देखना ऐसे देखो, P2 की बात कर रहे हैं अपन, P2 यानी जो बुलबुला कहाँ पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है। तो जैसे बुलबुला सतह पर आएगा तो सतह पर आते ही वहां पर प्रेशर कौन सा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रो जी ये आपके पास एच। और V1 की बात करते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाती है भाई दुगुनी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो ये आपके पास है क्या देगा भाई 8V हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, रो जी रो जी रो जी कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा V को अपन V से काट देंगे, तो ये आपके पास H प्लस क्या देगा आपके पास H बराबर क्या देगा 8H, तो H बराबर कितना देगा आपके पास है 7H। तो देखो बेटा सरफेस टेंशन की आपकी जो स्टेज फर्स्ट है वो मैंने आपको फिनिश करवा दी है, और बाकी सरफेस टेंशन की दोनों स्टेजेस और इलास्टिसिटी की तीनों स्टेजेस ये अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 75, जो कि अपना इस माइनर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।